नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स में आपको बताने जा रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता चैप्टर। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो मैं दावा करता हूं पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित जो जो क्वेश्चन बनेंगे और जो जो टॉपिक होंगे आपको पूरा का पूरा आसानी के साथ समझा देंगे। आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। सबसे पहले लिखिए, चैप्टर का नाम जरूरी है, लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण व फर्म का सामना। हेडिंग चैप्टर का नाम है। जितना बता रहा हूं उतना आप हमारे साथ लिखते चलें, पढ़ते चलें, समझते चलें और आपको एक एक टॉपिक समझाते चलते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पूर्ण प्रतियोगिता से आशय या पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। हेडिंग अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। पूर्ण प्रतियोगिता से आशय। पूर्ण प्रतियोगिता को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। आसान शब्दों में समझ लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और बाजार की स्थिति के बारे में क्रेताओं को और विक्रेताओं को संपूर्ण जानकारी होती है। उसे कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो आपको जो लिखना है एक एक करके मैं बता देता हूं, तो आप अपनी कॉपी में लिखें। आपको लिखना है ऐसे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। होते ही नहीं है वरन विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है। और आगे कहा गया है उनको बाजार की अवस्था में विनिमय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था में ज्ञान होता है।
क्या होता है, ज्ञान होता है बाजार के बारे में। क्रेता को भी विक्रेता को भी ज्ञान का मतलब पूर्ण ज्ञान होता है, संपूर्ण ज्ञान होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ संपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कीमत की प्रवृत्ति, जो कीमत होती है, कीमत की प्रवृत्ति एक समान होती है। जो कीमत की प्रवृत्ति होती है एक समान होती है, एक समान कीमत कुल होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से जो मैंने लिखा है आपके लिए, ताकि आप लिख लें, अच्छे से लिख लें। और पेपर में पूछा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं, वरन विनिमय भी करते होते ही नहीं है। विनिमय का मतलब लेन देन, क्रय विक्रय करते हैं। उनको बाजार की अवस्था के बारे में ज्ञान होता है। कंपटीशन कहाँ होता है, कहते हैं भैया बहुत कंपटीशन है आजकल दुकान में ना। कंपटीशन काहे लिए होता है? तो जब सबका मालूम रहेगा, क्रेता को भी मालूम रहेगा, विक्रेता को भी मालूम रहेगा सब चीज बाजार की अवस्था के बारे में, तो वह कंपटीशन है। ये है कीमत की प्रवृत्ति एक समान होती है। एक समान का मतलब जो एक्स दुकान पर, मान लीजिए एक दुकान एक्स है, एक दुकान वाई है, एक दुकान जेड है, पी क्यू आर ऐसी तमाम दुकानें। तो कीमत की जो प्रवृत्ति होती है, मोबाइल में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। मोबाइल में कौन सी मोबाइल चलती है, रियलमी चलती है, रेडमी चलती है, ओप्पो चलता है, वीवो चलता है, तमाम सैमसंग चलता है ना। तो बहुत कंपटीशन है। बाजार की अवस्था के बारे में सबको मालूम है, क्रेता को भी मालूम है, विक्रेता को भी मालूम है। बड़ी संख्या में खरीदने वाले भी हैं, बड़ी संख्या में बेचने वाले भी हैं। उसे बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। पहले इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको अपनी कॉपी में लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हेडिंग। सबसे पहली हेडिंग होगी क्रेता व विक्रेता का अधिक संख्या में होना। आपको पहले ही बता दिया गया है, क्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होगी और विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होगी। क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत बड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखना है एक रूप वस्तु। जो वस्तुएं होती हैं एक रूप की होती हैं, एक रंग की होती हैं, एक आकार की होती हैं, एक गुण की होती हैं। फुल कंपटीशन में क्या होता है, एक रूप की होती हैं, एक रंग की होती हैं, एक आकार की होती हैं, एक गुण की होती हैं ना। उसके बाद अगला लिखना है फर्म को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता। तीसरा लिखिए फर्म को
प्रवेश करने व छोड़ने की स्वतंत्रता, छोड़ने की स्वतंत्रता। फर्में क्या करती हैं? फर्म स्वतंत्र होती है। इस बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग प्रवेश कर सकती है। काम में लगी फर्म उत्पादन बंद कर सकती है। जब मन कहे तब बंद कर दे, जब मन कहे तब छोड़ दे। तीसरा नंबर है, ठीक है। जाओ जल्दी। अगला आपको ध्यान देना है, पूर्ण ज्ञान। चौथा लिखना है पूर्ण ज्ञान। किसके बारे में पूर्ण ज्ञान होगा? क्रेता और विक्रेता को कीमत से संबंधित, वस्तुओं की जानकारी से संबंधित, वस्तुओं के बारे में, कीमत के बारे में पूरा ज्ञान होगा। भिन्न भिन्न विक्रेता वस्तु को किस कीमत पर बेचते हैं, विक्रेता को यह ज्ञान होता है। कहाँ और किस क्रेता, मतलब कि किससे कितने रुपए में, किस विक्रेता से कितने रुपए में खरीदा जाना है, कितने रुपए में बेचा जाना है, सबको ज्ञात होता है। खुली किताब होती है, इसीलिए कहा गया है पूर्ण ज्ञान होता है वस्तु की कीमत का। पूर्ण गतिशीलता, अगला लिखिए, पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण गतिशीलता का मतलब कहा गया है इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं और साधनों की गतिशीलता पाई जाती है। उत्पादन के साधन अपने विभिन्न उद्योग में से जहां कहीं भी रोजगार चाहते हैं वहीं जाने को मुक्त होते हैं। यानी कि पूर्ण गतिशीलता होती है जो जहां पर लगा होता है, जिसको जहां पर रोजगार मिला होता है, जो जहां जाना चाहता है वहां पर जा सकता है। अगला है, अगला लिखना है यातायात, यातायात लागतों का अभाव। ध्यान दीजिएगा, जो यातायात की लागतें हैं उससे कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जो सामान दूसरा सेलर बेच रहा है, दूसरा दुकानदार बेच रहा है, वही अगला दुकानदार बेचेगा, तो वहीं से एक ही जगह से सामान सबका आता होगा लगभग। यातायात की लागतों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कीमत पर, ठीक है। अगला है विक्रय लागत का अभाव, 7वां नंबर। विक्रय लागत किसे कहा जाता है? जैसे प्रचार कराए, विज्ञापन कराए, विक्रय लागत का अभाव। विक्रय लागत में आपको ध्यान देना है पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता विज्ञापन पर, प्रचार पर, एडवर्टीजमेंट पर कोई खर्च नहीं करता है, इसीलिए विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है। उसके बाद 8वां नंबर आपको ध्यान देना है, कहा गया है समान कीमत। सारे बाजार में जो कीमत होती है समान कीमत, वस्तु की जो कीमत होती है समान कीमत होती है, एक जैसी कीमत होती है। उसके बाद कह रहे हैं कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। इसका मतलब होता है कि इस बाजार में वस्तु के क्रेता व विक्रेता पर सरकार या अन्य किसी संस्था की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, सरकार का या किसी संस्था का किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। उसके बाद 10वां कहता है क्षैतिज औसत आगम वक्र। क्षैतिज एवं औसत आगम वक्र। इसका मतलब कहता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का औसत व सीमांत यक्स अक्ष के समानांतर होता है। पूर्णता रोजगार मांग को प्रकटित करता है। कोई बात नहीं, समझा दे रहे हैं, बना लीजिएगा। लास्ट वाले का है एक्स ओ वाई। इसमें कहा गया है
यहाँ पर रहेगी वस्तु, यहाँ पर रहेगी कीमत, जो होगा D इक्वल टू डिमांड इक्वल टू AR इक्वल टू MR। कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है, कीमत निर्धारण करने वाली नहीं होती है। कीमत ग्रहण करती है, कीमत निर्धारण का काम नहीं होता। पूर्णता लोचदार होता है, पूर्णता लोचदार होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। एक बार फिर से समझ लेना है आपको। पहला कहा गया है क्रेता व विक्रेता की अधिक संख्या में होते हैं। खरीदने वाले बेचने वाले एक रूप की वस्तु होती है, एक रंग की होती है, एक आकार की होती है, एक गुण की होती है। फर्म को प्रवेश करने में और फर्म को छोड़ने में स्वतंत्रता होती है। बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्णता गतिशीलता होती है। यातायात की लागत और विक्रय की लागत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कीमतें समान होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता सरकारी। क्षैतिज एवं औसत आगम वक्र जो होता है बराबर होता है। आगे आपको बताते हैं हम पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे किया जाता है। आपको लिखना है हेडिंग पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण हेडिंग। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न उठता है, कीमत कौन निर्धारित करता है? लिखिए, कीमत कौन निर्धारित करता है? बताओ, कीमत कौन निर्धारित करेगा? उद्योग या फर्म? उद्योग निर्धारित करेगा या फर्म निर्धारित करेगी? तो आपको ध्यान देना है, कहा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म अकेले ही बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि पूरे उद्योग की तुलना में अपना उत्पादन नगण्य होता है। उद्योग बड़ा होता है कि फर्म बड़ी होती है? उद्योग बड़ा होता है, ठीक है। तो अकेले फर्म है, एक ही फर्म कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि उद्योग बड़ा है। उद्योग में बहुत सारी फर्में आती हैं, उद्योग में बहुत सारी फर्में आती हैं। एक फर्म अगर कीमत को इधर उधर करेगी तो उद्योग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो नगण्य के बराबर होगा, वो शून्य के बराबर होगा, क्योंकि पूरे उत्पादन की तुलना में इसका उत्पादन नगण्य होता है। किंतु अनेक फर्में मिलकर कीमत पर प्रभाव डाल सकती हैं। जब बहुत सी फर्में एक साथ कुछ करती हैं तो इसका अर्थ होता है पूरा उद्योग कुछ कर रहा है। समझिएगा, उद्योग क्या है? उद्योग बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी तुलना में फर्म एक छोटा सा अंश होता है। ये उद्योग है, उद्योग बड़ा होता है, बहुत सारी फर्म को मिलाकर के उद्योग कहा जाता है। अगर एक फर्म अगर कोई कीमत में प्रभाव डालने का प्रयास करती है तो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो भी प्रभाव पड़ेगा नगण्य के बराबर पड़ेगा। लेकिन जब कई फर्में मिलकर कीमत पर प्रभाव डालें तो उसका मतलब होता है कि उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा। जब कई फर्में मिलकर, जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, बहुत सारे कपड़े के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं, मोबाइल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं। एक अगर करता है तो उसके ऊपर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सब अगर कर लेते हैं, कई लोग मिलकर कर लेते हैं तो प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले लिखा उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण, हेडिंग होगी। पहली हेडिंग समझना है आपको, एक हेडिंग बनेगी उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। दूसरी हेडिंग बनेगी फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण।
फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण। तीसरी हेडिंग बनेगी कीमत निर्धारण में समय तत्व का महत्व। जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है। निर्धारण में समय तत्व का महत्व। हेडिंग, 3 हेडिंग बनेंगी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण। पहला, उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण में क्या कहा गया है? उद्योग द्वारा कीमत निर्धारण में कहा गया है कि कीमत उद्योग और उत्पाद के क्रेताओं के बीच तालमेल से निर्धारित होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कीमत जो निर्धारित होती है उद्योग और क्रेता के मध्य तालमेल से निर्धारित होती है। जब खरीदने वाला और बेचने वाला जिस बिंदु पर तालमेल स्थापित करेगा, जिस बिंदु पर बातचीत करेगा, अनुबंध करेगा, तो वहीं पर उद्योग और क्रेता के मध्य क्या निर्धारित होता है? उद्योग के मध्य और क्रेता के मध्य कीमत निर्धारित होती है। ठीक है। कहा गया है उद्योग की अपनी सारणी होती है, पूर्ति सारणी होती है, जिसमें यह सूचना होती है उद्योग किस कीमत पर माल बेचने के लिए तैयार है। क्रेता बाजार की मांग सारणी होती है, जिसमें यह सूचना होती है। देखिए, एक उद्योग होगा, उद्योग की पूर्ति सारणी होती है। क्या होती है? पूर्ति सारणी होती है। क्रेता होता है, क्रेता में क्या होती है? क्रय सारणी होती है, जिसमें यह ब्यौरा लिखा होता है कि किस कीमत पर तैयार है खरीदने के लिए या बेचने के लिए। तो हम आपको सीधा सारणी पर ले चलते हैं, ज़्यादा झंझट नहीं होना है, क्योंकि आपको लिखना है। थोड़ा छोटा सा सारणी बना देते हैं, ऐसे प्यारा सा सारणी आप बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे सारणी। 3 सारणी बनेगी, 1 2 3 कॉलम बनेगा। पहला लिखना है कीमत, दूसरा लिखना है वस्तु की मांग, तीसरा लिखना है वस्तु की पूर्ति। कीमत, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति। ठीक है, कीमत, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति। सारणी में कीमत में लिख लो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपये तक लिख लो। वस्तु की मांग, डिमांड, डी, कहा गया है 1 रुपया कीमत है तो वस्तु की मांग 50 है। ठीक है, और पूर्ति जो है 10 है, सप्लाई जो है 10 है। कीमत हो गई 2 रुपया तो वस्तु की मांग कर दी जाएगी 40, पूर्ति अगर हो जाती है 0। ठीक है, अगला वस्तु की कीमत 3 है तो वस्तु की मांग हो जाती है 30 और पूर्ति भी 30 हो जाती है। 4 रुपया है, वस्तु की मांग 20 हो जाती है और यहाँ पर पूर्ति 40 हो जाती है। वस्तु की कीमत 5 रुपया कर दी जाए तो मांग 10 रुपया हो जाएगी, 10 हो जाएगी, पूर्ति हो जाएगी 50। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग घटती जाती है और वस्तु की पूर्ति बढ़ती जाती है। देख लो, तो जिस पर बराबर होगा वही कीमत निर्धारण होगा।
जिस पर बराबर होगा, साम्य बराबर होगा, संतुलन होगा, डिमांड बराबर सप्लाई, वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखो, जहां बराबर आ रहा है वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाएगा। आपको चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित करने जा रहे हैं, आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, अभी तो मैंने आपको सारणी बताई, सारणी के बाद आपको चित्र बनाना है। थोड़ा से चित्र बनाना है, पेपर में भी आपको बनाना पड़ेगा, पूछेगा तो ऐसे बना लीजिए, बहुत आसान है। ओ एक्स वाई, आपको लिखना है वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा और कीमत। मात्रा की मात्रा, और आपको लिखना है वस्तु की कीमत। आपको ध्यान देना है, कीमत कहाँ दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 दिया गया था। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया और बस 6 रुपया तक कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 7 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही 3 पे, जैसे वहां पर 3 रुपया जब हुआ था, देखो ना किस पे गया था? 30 पे गया था। 3 रुपया था तो वहां पर 30 पे गया था। तो यहीं पर बिंदु काटेगा, यहीं पर जो बिंदु होगा डिमांड का, यहीं पर जो होगा सप्लाई का। देखो, ये चीज़ यहाँ पर बना लीजिएगा बीचों बीच, आप अपनी कॉपी में सप्लाई का। तो आपको लिखना है यस और यस, डी और डी, डिमांड और सप्लाई। जो बिंदु काटेगा उसी को कहा जाएगा ई, ठीक है, उसी को कहा जाएगा ई। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ई कहा जाएगा और इसको पी कहा जाएगा। उसके बाद इसको P2 कहा जाएगा, ठीक है, P2 कहा जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करें, देखें तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो इस पर आएगा, इस पर आएगा। तो लेकिन जहाँ पर जैसे तीन दोनों सामंजस्य स्थापित हो, वहीं पर आपको करना है। उसके बाद इसमें कहा गया है डी डी मांग वक्र को प्रदर्शित करते हैं। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डी डी मांग वक्र को प्रदर्शित करते हैं। यस एस पूर्ति वक्र को प्रदर्शित करते हैं, सप्लाई वक्र को। कह रहा है कीमत ओपी, कीमत ओपी है, निर्धारित होगी। कीमत अगर ओपी है तो वस्तु की मात्रा जो होगी हमारी कितनी होगी? 30 होगी। अगर कीमत को बढ़ा करके P01 कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, अगर कीमत को बढ़ा करके OP1 कर दिया जाए, OP1 कर दिया जाए, OP1 मतलब यहाँ पर कर दिया जाए, OP1 कर दिया जाए तो कहाँ जाएगा? बहुत आगे चला जाएगा। तो मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है। तो यानी कि जहाँ पर मांग व पूर्ति का वक्र कटेगा वही होगी मांग, वही होगा कीमत का निर्धारण, वही होगा आपका कीमत का निर्धारण। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण। इसको लिख लीजिए। उसके बाद फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण बताते हैं। अगला आपको लिखना है फर्म का साम्य ना, आपको अगला लिखना है सेकंड। कैसे निर्धारण किया जाएगा? फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण।
ठीक है। कहा गया है अब हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का साम्य का अध्ययन करेंगे। अभी उद्योग का मामला था, अब फर्म के साम्य का, ठीक है। फर्म के साम्य कहा गया है, फर्म के साम्य की स्थिति तब कही जाएगी, लिख लीजिए हमारे साथ, फर्म के साम्य की स्थिति तब कही जाएगी जबकि उसके कुल उत्पादन की मात्रा में, जबकि उसके कुल उत्पादन की मात्रा में, कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो, परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो। फर्म के साम्य की स्थिति कब कही जाएगी, जब उसके यानी कि फर्म के उत्पादन के कुल उत्पादन के, फर्म के नहीं कुल उत्पादन के कीमत में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति ना हो, ठीक है। मात्रा में कीमत में नहीं, प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो कहा गया है आगे, अर्थात फर्म उत्पादन की वह मात्रा, वह कीमत निश्चित करेगी जिसको अधिकतम लाभ, अधिकतम शुद्ध आय होगा, ठीक है। तो आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा गया है, दूसरे शब्दों में एक फर्म का साम्य, एक फर्म का साम्य, एक फर्म का साम्य तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा, तथा एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा, वह कीमत मात्रा और कीमत का निर्धारण दोनों एक बात है, और कीमत निर्धारण दोनों एक बात है। समझिए, एक फर्म का साम्य, एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा, कीमत निर्धारण दोनों एक ही अगर बात हो तभी कहा जाएगा फर्म का साम्य। बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, वाटसन ने लिखा है, फर्म वह इकाई है, इन्होंने फर्म के बारे में कहा है, फर्म वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से बिक्री के लिए उत्पादन करती है। जैसे फर्म नाम हम बार बार कहते हैं, फर्म उसे कहा जाता है जो वह इकाई है जो लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन करती है, उसे फर्म कहा जाता है। जिसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, इसे कहा जाता है फर्म, ठीक है। तो इसको आप समझ लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। अगला है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, फर्म के साम्य विश्लेषण की मान्यताएं लिखना पड़ेगा। फर्म के साम्य विश्लेषण की मान्यताएं, फर्म के साम्य विश्लेषण की मान्यता क्या होती है। फर्म के साम्य विश्लेषण की मान्यता में आप जब देखेंगे तो कहा गया है विवेकशीलता, विवेकशीलता, यह क्या मतलब होता है, न्यूनतम विवेक का यूज करके, दिमाग का न्यूनतम
लागत में अधिकतम उत्पादन। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन। ठीक है, अधिकतम जब आप उत्पादन होगा तो अधिकतम लाभ, मैक्सिमम लाभ भी होगा, मैक्सिमम लाभ भी होगा। ठीक है, तो मैंने दूसरा भी बोला है, न्यूनतम लागत, जो मैंने पहले बता दिया, कम से कम लागत होनी चाहिए, लागत न्यूनतम होनी चाहिए। अगला लिखना है उत्पादन की समरूपता। जो उत्पादन होता है, उत्पादन में प्रत्येक फर्म केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करती हो। जो फर्म है केवल एक ही वस्तु का उत्पादन करती हो। प्रत्येक जो फर्म लगी हुई हो, फर्म एक ही वस्तु का उत्पादन करती हो। इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद प्रत्येक साधन की कीमत दी हुई है। चौथा नंबर, प्रत्येक साधन की कीमत लोच पूर्ति। मतलब प्रत्येक साधन की कीमत लोच पूर्ति हो, प्रत्येक साधन की कीमत दी गई हो। तो इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको आगे बताते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य कैसे होता है, आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य कैसे होता है। ठीक है, पहला आपको लिखना है कुल आय तथा कुल व्यय। कुल आय तथा कुल व्यय। इसमें कहा गया है हमें मालूम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, साफ साफ समझ लो, हमें मालूम होना चाहिए कुल कितनी आय होगी और कुल कितनी व्यय होगा। आय को प्राप्त करने के लिए कुल कितना व्यय होगा। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, पाई ना, इसको बोला जाएगा कुल लाभ बराबर। ठीक है, कुल लाभ। उसके बाद टी आर, ठीक है, कुल आय, ठीक है, कुल आय। उसके बाद आपको लिखना है टीसी, कुल लागत। टीआर का मतलब टोटल रेवेन्यू, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट। इसको आप बना करके लिख लीजिए। रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन कर देते हैं। प्रदर्शन बहुत आसान तरीका से बताएंगे हम आपको, बना देते हैं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन। आपको यहाँ लिखना है ओ वाई एक्स। आगे आपको ध्यान देना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिखना है उत्पादन, उत्पादन। उसके बाद कुल आगम, कुल लागत। ठीक है, इसमें आपको बनाना पड़ेगा ऐसे,
थोड़ा से ऊपर रहेगा, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो गया, बना देते हैं पहले, उसके बाद इसको बना लेना है आपको। सबसे पहले ए लाइन ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद ए लाइन ऐसे जाएगी, इसको टीसी कहेंगे, इसको टीआर कहेंगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन रहेगी, T1 कहा जाएगा, ऐसे डॉट डॉट रहेगा, T कहा जाएगा, ए कहा जाएगा, बी कहा जाएगा, एम कहा जाएगा। कह रहा है फर्म के संतुलन को कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। फर्म जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि करती है वैसे वैसे कुल आगम वक्र और कुल लागत वक्र के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, देखो इतना बढ़ गया, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये है टोटल कॉस्ट और है टोटल आगम, इसकी बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यही हुआ, कहा गया है अर्थात फर्म का लाभ भी बढ़ता जाएगा। ये दूरी जो बढ़ती जाएगी ना, कुल आय और कुल लागत में जितना फैलाव होगा उतना लाभ होगा। कहा गया है जैसे कुल लागत वक्र के बीच बढ़ जाती है, फर्म का लाभ बढ़ता जाता है। ओएम उत्पादन पर फर्म को अधिकतम AB के बराबर लाभ मिलता है। फर्म का संतुलन ओएम पर होगा। जो संतुलन होगा फर्म का, आप समझिएगा, इसके और इसके बीच में, ओएम के बीच में फर्म का संतुलन होगा। इस अगला होता है सीमांत आय तथा सीमांत लागत। इसमें बा होता है सीमांत आय तथा सीमांत लागत। सीमांत आय तथा सीमांत लागत का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। फर्म को लाभ हो रहा है या हानि, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेना है आपको, सीमांत लागत बराबर सीमांत आय। इसे आप लिख लीजिए। आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे। इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय।